तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कई बार ये ख्याल आता है कि कितना आसान कैसे हो सकता है किसी इंसान की जान लेना। हालांकि बड़ी अजीब और अटपटी बात कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है। हर दिन अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिल्मों में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, लोग कत्ल करते हैं। डेटा भी यही कहता है, हिंदुस्तान में हर साल करीब 40,000 लोगों का कत्ल होता है। 40,000 एनसीआरबी का डेटा है। तो मतलब करते हुए कत्ल कुछ अजीब नहीं लगता, क्योंकि तभी वो कत्ल करते हैं। लेकिन चलिए, कई बार दुश्मनी में कत्ल, कई बार लालच में कत्ल, कई बार कुछ और वजहों से कत्ल। लेकिन उन लोगों के दिमाग के बारे में और उनकी सोच के बारे में हम क्या कहें, जिन्हें किसी एक को मारना है, लेकिन उसको मारने से पहले किसी और को भी मारना, और उसको सिर्फ इसलिए मारना है ताकि उस दूसरे को मार सके। मतलब जिससे कोई मतलब नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई वजह नहीं, बेवजह उसे इसलिए मारना है ताकि जो अगला कत्ल हो वो आसान हो और उस कत्ल से वो बच सके। आज की कहानी ऐसी एक शख्स की कहानी है। बात 29 अगस्त 2019 की है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, 29 अगस्त 2019। कहानी देहरादून के, उत्तराखंड की। बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेंबर कहते हैं उत्तराखंड की कहानियाँ नहीं सुनाता हूँ, तो आज पेश है। 29 अगस्त 2019 की रात करीब 11:30 बजे का वक्त था। देहरादून के घर में एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। वाइफ का नाम था कामना, उम्र करीब 25 साल। हस्बैंड अशोक, उम्र करीब 30 साल। इन दोनों की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। अशोक एक डीजे था, लोगों की फरमाइश पे गाना प्ले करता था। कामना एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। किसी फंक्शन में दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद दोनों लिव इन में रहने लगे, और कुछ साल के बाद दोनों को लगा कि अब एक दूसरे को समझने लगे हैं। 2014 में इन्होंने शादी कर ली, वो भी कोर्ट मैरिज। 2014 में शादी की। उससे पहले से साथ में रह रहे थे, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। 5 साल बीत गए शादी को। 29 अगस्त 2019 की रात अचानक अशोक और कामना दोनों घर में थे, और तभी उस घर में 3 लोग दाखिल होते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। उन गोलियों के निशाने पर कामना थी। थोड़ी देर के बाद गोलीबारी रुकती है। आस पड़ोस के लोगों को भी आवाज़ सुनाई देती है। इधर अशोक को भी गोली लगी, लेकिन नसीब अच्छा था उसका। वो चीखता है, शोर मचाता है, पड़ोसी हेल्प के लिए आते हैं, कोई पुलिस को खबर कर देता है, पुलिस पहुंचती है। दोनों हस्बैंड वाइफ को घायल हालत में फ़ौरन नज़दीकी अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कामना को डॉक्टर नहीं बचा पाते। कामना की मौत हो गई। अशोक की जान खतरे से बाहर थी। गोली पेट को छू कर निकल गई थी। अब पुलिस मामले की जांच करती है। पुलिस को यह था कि बड़ा ही ओपन एंड शट केस है, क्योंकि घर में एक कत्ल हुआ है, कातिल आए थे, और इस वक्त उसी घर में एक चश्मदीद भी था जिसने गोली चलाते हुए देखा, जिसे खुद गोली लगी। तो आराम से कातिलों तक पहुंच जाएंगे। पुलिस अशोक के ठीक होने का इंतजार करने लगी। अशोक ठीक हो गया, पुलिस को बयान देने लायक हुआ। पुलिस ने उससे पूछा क्या कुछ हुआ, तो उसने कहा कि 3 लोग घर में आए थे और उन्होंने अचानक कामना पर गोली चलानी शुरू कर दी। जब मैंने इसका विरोध किया तो उनमें से एक ने मुझे भी गोली मारी, तो मैं थोड़ा झुका, कई गोलियां मेरे दाएं बाएं निकल गई, एक गोली पेट के पास लगी। पुलिस ने कहा कि आपको हुलिया पर पता है? उसने कहा हुलिया क्या, मैं तो जानता हूँ। उसने कहा उनमें से एक शख्स ऐसा था जिसकी मैंने हमेशा बुरे वक्त में मदद की, और मेरा अपना रिश्तेदार, और ये उसी ने किया है। उसने कहा कौन है वो? उसने कहा उसका नाम रिंकू है, और रिंकू मेरे बुआ का बेटा है, और वही आया था, और उसका असली नाम अजय है, लेकिन हम लोग रिंकू पुकारते हैं। तो अजय और उसके रिंकू के साथ 2 और लड़के थे, और उन्होंने गोलियां चलाई और कामना को गोली मारने लगे। मैंने विरोध किया तो रिंकू ने मेरी तरफ भी पिस्टल तानी और मुझे भी गोली मार दी। इसके बाद वो लोग वहाँ से भाग गए। तो अब गोली मारी, कातिल का चेहरा, नाम भी बता दिया। पुलिस ने फिर अशोक से पूछा, बट आपकी पत्नी को गोली मारने की वजह क्या थी, मोटिव क्या था? तो अशोक ने बताया कि रिंकू रायपुर का रहने वाला, छत्तीसगढ़ का, उसके सगी बुआ का बेटा है, लेकिन वो गलत सोहबत में पड़ गया था। वो नशे का आदी हो गया था, नशे के लिए पैसे चाहिए थे, इसके चक्कर में चोरी वोरी करने लगा। फिर इसी बीच में कुछ किसी से झगड़ा हुआ, उस झगड़े के दौरान उसने किसी को मारा और उसकी मौत हो गई। तो एक मर्डर के केस में रिंकू को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया। ये बात है 2014 की, सेम उसी साल की जिस साल अशोक और कामना ने शादी की थी। तो बोला कि वो जेल चला गया, लेकिन चूंकि मर्डर गैर मतलब इरादतन था, झगड़े के दौरान हुआ,
तो उसे 1 साल में ही ज़मानत मिल गई और रिंकू ज़मानत पर बाहर आ गया। लेकिन अब उसके ऊपर एक कत्ल की का तोहमत लग चुका था एक, और नशे का आदि वैसे ही था, घर वाले उसके परेशान थे। तो जब वो जेल से छूट कर आया तो घर वालों ने उससे दूरी बना ली और उन्होंने कहा तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तो अपने बेटे को उन्होंने एक तरह से घर से निकाल दिया। वो दर दर भटकता रहा, इधर उधर रिश्तेदारों के पास गया और आखिर में वो देहरादून मेरे पास आया। चूँकि बुआ का बेटा था तो मैंने उसकी मदद की, अपने घर पे भी रखा काफ़ी दिन तक। और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि तुम्हें कहीं नौकरी लगा दूंगा, तो मैंने किसी से कहकर उसे कहा था तुम चले जाओ सीकर, वहाँ नौकरी भी मिल जाएगी। और वो चला गया और उसके बाद फिर वो बहुत कम मिलता था। लेकिन इस दौरान में फिर जब वो घर आता था तो मेरी बीवी को ये पसंद नहीं था कामना को कि रिंकू घर आए, क्योंकि रिंकू उसकी हिस्ट्री जानती थी कि उसके हाथ से कत्ल हुआ है, ड्रग एडिक्ट है, नशे का आदी है, जेल में रहा है। तो उसे बात पसंद नहीं थी। जबकि वो मेरा कज़न था तो मुझे लगता था कि हर एक को मौका मिलना चाहिए सुधरने का, तो वो मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता था। तो कई बार बीवी ने मेरी रिंकू को मुंह पे कह दिया था कि तुम हमारे घर मत आया करो, तुम्हारे ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है, अभी तुम ज़मानत पर हो, सज़ा भी होगी। तो इस बात से वो बड़ा गुस्सा होता था और उसने कहा कि मेरी बीवी कामना के बार बार टोकने की वजह से वो बेहद गुस्से में था और इसी गुस्से का बदला लेने के लिए उसने मेरी बीवी को गोली मारी। अब जब मैंने बीच बचाव किया तो उसने फिर मुझे भी गोली मारी और वो भाग गया। अब पुलिस के लिए ये केस बड़ा आसान था। रिंकू का पता मिल गया कातिल के तौर पर। पुलिस की एक टीम फ़ौरन देहरादून से रायपुर पहुंचती है। रायपुर जाकर माँ बाप से पूछती है। माँ बाप कहते हैं कि जब से वो जेल से आया हमने उससे किनारा कर लिया था और हमने उसे घर में रहने नहीं दिया, लेकिन अब कहाँ है पता नहीं। 1 साल पहले तक वो 1-2 बार चक्कर भी काटा, लेकिन पिछले 10 महीने या साल भर से वो हमारे यहाँ नहीं आया। अब पुलिस को ये था कि हर एक माँ बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, तो शायद ये बता रहे हैं, लेकिन उन्हें पता होगा। बट उन्होंने हर तरफ से पता किया। फिर पड़ोसियों से पूछताछ की रायपुर में। पड़ोसियों ने बयान दिया कि लगभग 1 साल से उन्होंने रिंकू को यहाँ आते हुए नहीं देखा है। अब पुलिस के हाथ खाली। किसी तरह अशोक से पुलिस ने रिंकू का नंबर लिया कि चलो उसका लोकेशन ढूंढते हैं। अब रिंकू का एक मोबाइल नंबर मिला, उस नंबर को कॉल पे किया गया तो पता चला ये मोबाइल स्विच ऑफ है और ये मोबाइल करीब 10 महीने से ही बंद है। अब वहाँ से भी कोई क्लू नहीं, उसका लोकेशन नहीं। पुलिस के हाथ खाली। अब पुलिस क्या करे? वो फिर से अशोक के पास गई और इस बार अशोक के घर पे नहीं बल्कि अशोक के पड़ोसियों से पूछताछ करने लगी। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले 29 अगस्त 2019 की रात के 11:30 बजे के। उस पर कुछ लोग अशोक के घर पे आते जाते दिखाई दिए। 1, 2, 3 लोग, तो लगा कि अशोक ने सही कहा है, लेकिन वो कौन लोग थे उसकी पहचान नहीं हो पाई। वो सीसीटीवी का जो फुटेज था वो बहुत ही क्लियर नहीं था। तो अब उस सीसीटीवी फुटेज से भी कोई जानकारी नहीं मिली, पड़ोसियों से भी कोई खास जानकारी नहीं मिली। लेकिन फिर पुलिस को कुछ पड़ोसियों ने, जब पुलिस ने कुरेदना शुरू किया तो एक नई जानकारी मिली और वो जानकारी ये थी कि अशोक और कामना दोनों की जब शादी हुई, दोनों यहाँ पे रहते हैं सालों से, तो शुरू में इनके रिलेशन बड़े अच्छे थे। दोनों साथ काम पर जाते थे, घर से निकलते थे, वो उसको ड्रॉप करता था, फिर वो वापस आता था। डीजे के अलावा उसने अपने कंस्ट्रक्शन का कंपनी भी शुरू कर दिया था एक अशोक ने। लेकिन इधर कुछ साल 1.5 साल से पति पत्नी के बीच में शायद रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे, लड़ाई झगड़ा भी होता था और अब दोनों अलग अलग जाते थे। पुलिस को ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर पुलिस को ये लगा कि जो अशोक ने कहा रिंकू के आने की वजह से घर में झगड़ा होता था, क्योंकि एक क्रिमिनल को घर में वो नहीं चाहती थी कि आए, तो शायद इस वजह से पति पत्नी में झगड़ा होता होगा। खैर पुलिस ने कहा कि चलो तफ्तीश का एंगल थोड़ा मोड़ते हैं। अब उन्होंने अशोक और कामना इन दोनों के फ़ोन के कॉल डिटेल खंगालने शुरू की। कॉल डिटेल खंगालते खंगालते बहुत सारे नंबर मिले, उन्होंने इंट्रोगेट किया पर कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं। फिर ये भी देखा कि हाँ वाकई सच है, जो रिंकू है उसकी मोबाइल से करीब 10 महीने पहले बात हुई थी अशोक की, और 10 महीने से इन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं था। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं। तभी पुलिस ने जब सारे मोबाइल को कई बार खंगाला, कुछ उसमें नई चीज़ मिल नहीं रही, लेकिन बारीकी से शॉर्ट लिस्ट करते 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 आखिरकार पुलिस की नज़र जाकर अशोक के मोबाइल में 2 नंबरों पर पड़ी। और वो इसलिए पड़ी कि उस नंबर के जो कॉल डिटेल थे वो पुलिस को थोड़ा शक करने पर मजबूर कर रहे थे। उन 2 नंबरों को पुलिस ने देखा तो ये देखा कि अशोक इन नंबरों से बहुत बात करता है। या तो अशोक कॉल करता है या वो 2 नंबर वाले कॉल करते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर, और जिस दिन ये कत्ल हुआ उस दिन भी बात हुई, लेकिन उस कत्ल के बाद से अब तक जब पुलिस तफ्तीश कर रही है, हफ्ता 10 दिन निकल गया है, उस नंबर से ना तो अशोक ने किसी को फ़ोन किया, ना उस नंबर पे अशोक के पास फ़ोन आया। एक नंबर जिस पे 1-2 साल से लगातार खूब सारी बातें हो रही हैं, जब ये इंसिडेंट होता है, गोलीबारी होती है, अशोक की पत्नी मारी जाती है, अशोक घायल हो जाता है, तब उन नंबरों से कोई फ़ोन नहीं आ रहा है और ना अशोक उन्हें फ़ोन कर रहा है।
पुलिस ने अशोक से पूछा फिर कि ये 2 नंबर जो हैं, ये 2 नंबर किसके हैं और कौन है, और अब पहले आप बहुत सारे कॉल करते थे, अब इनके कॉल नहीं आते, क्या वजह है? तो अशोक ने बताया बड़ा नॉर्मल कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं, एक का नाम दीपक है, एक का नाम गौरव है, और हमारी हमेशा बात होती थी। तो उन्होंने कहा दोनों कहाँ हैं? अशोक ने पता भी दे दिया। अब पुलिस दीपक और अशोक के घर गई, लेकिन वो दोनों घर पे नहीं थे। घर वालों को मैसेज दिया। तो फिर 9 सितंबर 2019, 29 अगस्त को ये कत्ल हुआ था, करीब 12 दिन हो गए थे। 9 सितंबर 2019 को दीपक और गौरव पुलिस के सामने हाजिर होते हैं, खुद ही हाजिर होते हैं और कहते हैं कि आप हमें ढूंढ रहे हैं, बताइए। तो पुलिस अब दीपक और गौरव से पूछती है कि ये अशोक कौन है? तो उसने कहा हमारे दोस्त हैं। बोला कैसे दोस्त? उसने बहुत करीबी नज़दीकी दोस्त हैं, हमारी सालों से बात होती है। पुलिस ने कहा कॉल डिटेल भी दिखा रहा है कि आप लोगों की लगातार बात होती है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अटपटी है, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, अशोक की बीवी की मौत हुई, अशोक घायल हुआ, उस दिन से लेके आज 12वां दिन है, आपने कोई कॉल नहीं किया, ना उसने कॉल किया। तो ये कैसी दोस्ती है कि दोस्त के घर पे मुसीबत का पहाड़ टूटा है, उसके घर में एक मौत हुई है उसकी बीवी की, वो खुद ज़ख्मी अस्पताल में भर्ती है, और आपने पलट के उसकी ना खैरियत पूछने की कोशिश की, ना एक बार भी आप अस्पताल गए, ना आप कामना के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। तो ये कैसी दोस्ती है? अब ये सुनकर दोनों घबराए। उन्होंने कहा नहीं, हमें बाद में पता चला, हम बाहर थे। पुलिस ने उनके कॉल डिटेल निकाले तो पता चला कि वो कहीं बाहर नहीं थे, अपने अपने घरों में थे। अब पुलिस को थोड़ा शक होता है और इसके बाद वो उन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो दीपक और गौरव दोनों अपनी एक कमज़ोर कड़ी की वजह से सच उगल देते हैं, और वो ये कि लगातार जिस शख्स से आप टच में हैं, बात कर रहे हैं, 10 दिनों से आपने फ़ोन करना बंद कर दिया और उसने भी आपको फ़ोन नहीं किया, और इस दौरान में उस घर में सबसे बड़ा हादसा हुआ। तो ये दोस्ती कैसी है? इसका जवाब नहीं दे पाए। दोनों से अलग अलग पूछताछ हुई, आखिरकार टूट गए, और इसके बाद उन्होंने न सिर्फ इकरार जुर्म किया, बल्कि इस जुर्म के पीछे की एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें एक कत्ल के लिए एक दूसरा कत्ल करना पड़ा। दीपक और गौरव ने जब अपना जुर्म कबूल किया, पुलिस अशोक के पास पहुंची। उसने अशोक को इन दोनों का सच बताया। अशोक घबरा गया। फिर पुलिस ने कहा तुम्हारा खेल ख़त्म है। पुलिस उसे अपने साथ ले गई और इसके बाद पूछताछ हुई। दीपक और गौरव ने जो कहानी सुनाई, हूबहू वही कहानी अशोक ने सुनाई। पूरी कहानी ये थी कि 2014 से पहले जो मैंने आपको शुरू में बताया, कामना और अशोक की मुलाकात होती है, दोनों लिव इन में रहने लगते हैं, प्यार होता है, और जब एक दूसरे को पूरी तरह समझने लगते हैं तो 2014 में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके बाद भी ज़िंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन 18 आते आते अशोक को ये शक होने लगता है कि कामना का किसी और लड़के से इश्क है, और ये बात उसके कई दोस्तों ने भी बताई, उसने भी खुद फॉलो किया, और उसी ब्यूटी पार्लर के थ्रू वो रिलेशन बने। तो जब उसे पुख्ता यकीन हो गया कि उसकी बीवी का किसी और के साथ इश्क चल रहा है, तभी उसने फैसला कर लिया कि कामना को वो तलाक नहीं देगा, बल्कि उसको रास्ते से हटाएगा और उसे सिर्फ मौत देगा। अब लेकिन अशोक पढ़ा लिखा, न्यूज़ चैनल देखता है, टीवी देखता है, सीरियल देखता है, फिल्में देखता है। इसके बाद से उसने कामना के कत्ल की प्लानिंग शुरू कर दी। कत्ल करने से साल भर पहले से वो प्लानिंग करता रहा। कई आइडियाज़ आते उसके पास कभी ये कि देहरादून मसूरी की खाई में ले जाकर फेंक दें, कहीं किसी जंगल में कर दें, कहीं लाश को पूरी तरह जला दें ताकि लाश ही ना मिले। तो ये सारे आइडियाज़ आते गए, और वो कत्ल करने से ज़्यादा इस बात पे ध्यान दे रहा था कि कैसे मैं पुलिस को चकमा दूं और बचूं, और ये एक परफेक्ट मर्डर हो। सोचता रहा, वक्त बीतता रहा। इसी दौरान में उसके दिमाग में ये ख्याल आया, किसी सीरियल में शायद कहीं देखा हो कि अगर एक मुर्दा किसी जिंदा का कत्ल करे तो क्या होगा। पुलिस अगर उस मुर्दे तक पहुंच भी जाए तो मुर्दा तो मुंह खोलता नहीं है, जैसे उसके दोस्त ने मुंह खोल दिया। तो मुर्दा तो बेजुबान है। तो अगर पुलिस को पता भी चल जाए कि ये मुर्दा है और साजिश का एक हिस्सा बनाया गया है, तो मुर्दा उसके लिए सेफ है, क्योंकि मुर्दा बोलता नहीं है। और बस उसी दिन तय कर लिया उसने कि अपनी बीवी के कत्ल का पूरा ताना बाना ऐसा बुनेगा कि अगर पुलिस को सच्चाई पता भी चले तो फिर वो मुर्दे तक जाकर रुक जाए, और मुर्दे के आगे फिर कोई सुराग और सबूत ना मिले। अब सवाल ये था कि किसी मुर्दा से कैसे कत्ल करवा सकते हैं। उसने दूसरे पहलू से सोचना शुरू किया। सोचते सोचते उसे अचानक ख्याल आया राजेश उर्फ रिंकू का, अपने बुआ के बेटे का, जो कत्ल के इल्ज़ाम में जेल गया, जेल से बाहर आया, घर वालों ने ठुकरा दिया। और उस दौरान में उसके दिमाग में ये सारी बात थी नहीं, 16-17 में,
तब तक कोई दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते ठीक थे। बट उसने इस दौरान एक अच्छा काम किया कि रिंकू की मदद की, उसे पैसे दिए, घर में भी रखा और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन इसी दौरान आ गया 2018-19 बल्कि 18, जब उसे एहसास हुआ कि उसकी बीवी का इश्क किसी और से, और तब उसने फैसला किया था कि कामना का कत्ल करेगा। और जब उसके बाद उसने तय कर लिया कि एक मुर्दे के हाथों कत्ल करवाएगा, तो सबसे पहले एक जिंदा को मुर्दा बनाना ज़रूरी था। और उस जिंदा को मुर्दा बनाने के लिए जिस शख्स को उसने चुना वो था रिंकू। रिंकू को उसने देहरादून बुलाया। रिंकू को कहा कि तुम कब तक भटकते रहोगे, तुम्हारी नौकरी की बात की है मैंने राजस्थान सीकर में, वहाँ एक कंपनी है, वहाँ तुम जाकर नौकरी करो। और इत्तेफाक से जब बर्थडे था ये अशोक का, तो बर्थडे के दौरान उसने बुलाया और बोला कि उसी दिन सीकर चलेंगे। खूब शराब वराब पी, रिंकू को खूब ज़्यादा पिलाई और ये अपने 2 दोस्तों को साथ लेकर फिर गाड़ी में सीकर के लिए रवाना हो जाता है देहरादून से। रास्ते में भी ये लोग शराब पीते हैं। राजस्थान के सीकर पहुंचते हैं, शाम हो गई, सुनसान जगह एक देखते हैं। तब तक रिंकू लगभग पूरी तरह नशे में डूब चुका था। मौका देखते ही तीनों मिलकर उसका गला घोंट देते हैं। गला घोंटने के बाद गाड़ी में उसके सारे कपड़े, उसके सारे पेपर, जिससे उसकी शिनाख्त हो, वो हर चीज़ उससे छीन लेते हैं और ले जाकर वहीं जंगल के किनारे उसकी लाश को फेंक देते हैं। अब सीकर में लाश फेंकी, उसके बाद देहरादून लौट आए। इत्तेफाक से अगले दिन नवंबर में, ये बात नवंबर की है, मतलब कामना के कत्ल से 10 महीने पहले ये पहला कत्ल हुआ था। तो अब कत्ल हो गया। कत्ल करने के बाद लाश फेंक दी रिंकू की और उसके बाद ये लोग देहरादून लौट आए। 2 दिन के बाद कोई राहगीर खबर करता है पुलिस को सीकर में कि जंगल में बदबू आ रही है, कुछ लाश है, कुछ जानवरों ने भी खा लिया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। लाश की हालत बहुत बुरी थी। पुलिस उठाकर ले जाती है, तफ्तीश करती है, लेकिन तफ्तीश के नाम पे बस तफ्तीश ही करती है और इंतज़ार करती है। उसे पता था ये मर्डर का केस है, लेकिन जिस तरीके से जांच होनी चाहिए करती नहीं है और फिर इस केस को लगभग एक तरह से क्लोज कर देती है लावारिस लाश की शक्ल में। अगर पुलिस उस वक्त उस केस की सही ढंग से तफ्तीश करती और ये पता कर लेती कि ये मरने वाला कौन है, और अगर किसी सुराग और सबूत लोगों से पूछताछ कर वो असली कातिल तक पहुंच जाती, तो शायद कामना का कत्ल ना होता। लेकिन सीकर पुलिस ने ऐसी कोई मेहनत मशक्क़त नहीं की। एक लावारिस लाश को समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, कुछ तस्वीरें रख ली और केस क्लोज कर दिया। ये लोग वहाँ से लौट आए। 10 महीने के बाद अब उन्हें लगा कि रिंकू का कोई सुराग नहीं है, कहीं उसकी लाश नहीं मिली है, अब वो मर चुका है। तो एक मुर्दा के ऊपर अगर एक कत्ल का इल्ज़ाम धर दिया जाए तो फिर कोई भी उसे नहीं पकड़ सकता। और अशोक की गलतफहमी ये थी कि वो इसे एक परफेक्ट मर्डर मान गया था, क्योंकि उसने एक मुर्दे से कत्ल करवाना था अपनी बीवी का। लेकिन कहीं ना कहीं कई सबूत रह जाते हैं, कई सुराग छूट जाते हैं और वहीं से पुलिस अपना काम कर जाती है। तो इतनी मेहनत, साल भर की प्लानिंग अपनी बीवी के कत्ल के लिए, साल भर की प्लानिंग बीवी के कत्ल से पहले एक मुर्दे को जिंदा करने के लिए, ताकि उस मुर्दे से कत्ल करवाएं, अपनी बीवी के कत्ल के लिए जिसका एक उसके पास मोटिव था, लेकिन रिंकू के लिए कोई मोटिव नहीं था, कोई दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन इल्ज़ाम उस पर धरना था, इसलिए उससे भी मार डाला। ये सब कुछ करने के बावजूद आखिर में ये हुआ कि भेद खुल गया, वो पकड़े गए और इसके बाद तीनों जेल में हैं और इस वक्त भी तीनों जेल में हैं। लोअर कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुका है। जब भी जो इसमें फैसला आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये थी कहानी, एक मुर्दे को सुपारी देने की, एक मुर्दे से एक जिंदा इंसान के